नॉन स्टॉप चलेंगे। हाँ जी, नॉन स्टॉप चलेंगे। नमस्ते नमस्ते। पहले प्रश्न का आंसर बताइए। गुप्तकालीन जो भ्रमर माता का मंदिर है या भंवर माता जिसे हम कहते हैं, है ना, भ्रमर माता कह दो या भंवर माता कह दो, एक ही बात है। ये आपका कहां पर स्थित है? तो गुप्तकालीन देखो कहां, देखो गुप्त काल का है। गुप्त काल की बात करें तो ईसा शताब्दी, जो तीसरी ईस्वी शताब्दी, वहां से 319 20 से वहां से शुरुआत होती है। आंसर क्या आ रहा है? बी। बहुत बढ़िया, शाबाश मोगेम्बो, खुश हुआ, तुम्हारी तैयारी अच्छी है, सिलेक्शन जरूर होगा। तो छोटी सादड़ी तो है आपके प्रतापगढ़ के अंदर। ये कहां पर है? छोटी सादड़ी आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। जैसे चुप, ट्रिक है इसकी, है ना, चुप चुप, ये इसकी ट्रिक हो गई। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। और बड़ी सादड़ी की बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बड़ी सादड़ी कहां पर है? वो चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो बच्ची, है ना, छोटी बच्ची को कहते हैं चुप, रोती रहती है ना, उसको कहते हैं चुप हो जा। तो बड़ी सादड़ी कहां है? चित्तौड़ में। छोटी सादड़ी कहां है? प्रतापगढ़ के अंदर। ऐसे याद रखो। यहां पर हरियाली अमावस्या के दिन मेला लगता है। कब मेला लगता है? हरियाली अमावस्या के दिन यहां पर हरियाली अमावस, यानी कि आपके श्रावण मास की अमावस। कौन सी अमावस? श्रावण मास की अमावस को यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का कौन सा मंदिर है वो चूहों के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है? यहाँ के जो चूहे हैं ये कौन सी माता जी से संबंधित है? इन चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? काबा। और ये चारण जाति, विशेष रूप से चारण जाति की आराध्य देवी हो जाती है। बाकी तो माता जी तो सबकी भलाई करे, तो मतलब कल्याण ही करते हैं। तो सभी की आराध्य अपनी माता करणी माता जी, जिनका मंदिर देशनोक के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? देशनोक के अंदर स्थित है। और देशनोक तुम्हारे कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, संकट काल के अंदर, यानी विपत्ति के टाइम में, जब मुसीबत आती है ना, उस समय की बात है। तो मुसीबत आती थी उस समय, कौन सा दुर्ग है वो मेवाड़ के राज परिवार की, कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में फेमस रहा है, स्थल रहा है? तो जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जो आपके राजसमंद के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद के अंदर। तो वो आपके मेवाड़ के महाराणाओं की क्या रहा है? संकटकालीन राजधानी, एक अभेद्य किले के रूप में। एक आता है सिवाना का किला, वो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रहा है। जब हम बात करते हैं ना सिवाना दुर्ग, जो बालोतरा जिले के अंदर स्थित है, तो सिवाना दुर्ग की हम बात करें तो ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। किसकी? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध रहा है। जब भी हमले वगैरह होते हैं तो एक सुरक्षित स्थल के रूप में वो वहां पर चले जाते हैं। कर दो शेयर सभी बच्चे फटाफट। हाँ जी, सभी बच्चे शेयर कर दो। हाँ जी, आज की इस क्लास के नए बच्चे आए हैं तो मैं उन्हें एक ही चीज कहता हूं, बेटा एग्जाम से कम 15-20 दिन पहले तो जग जाया करो, ताकि सीईटी जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम तो मैं निकलवा दूं। हाँ, पटवारी वीडियो के टाइम में 10-15 दिन पहले मत आ जाना कि सर पटवारी निकलवा दो। उसके लिए कॉम्बो बैच में अभी से पढ़ो सारे के सारे नोट्स। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और उसका स्थान है यहां पर सुमेलित नहीं है? चांद बावड़ी की आबानेरी की बात करें, बिल्कुल सही सुमेलित है, ये पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आना चाहिए, ये तुम्हारे नंबर बढ़ाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, आपको घबराना नहीं है, और एकदम शांत दिमाग से। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेलता है ना, तब एकदम शांत दिमाग से, भले हारता हो तो भी एकदम शांत खड़ा रहता है, पता तुमको। वैसे तो चांद बावड़ी और आबानेरी दो समय बिल्कुल सही है। यहां पर त्रिमुखी बावड़ी की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। कहां पर स्थित है? ये उदयपुर के अंदर स्थित हो जाती है। नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे महंगी बावड़ी है। आस्करण की प्रेमल दे ने इसका निर्माण करवाया था डूंगरपुर में। झालीबाव की बावड़ी ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है, राजसमंद के अंदर। झालीबाव की बावड़ी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक और उनकी चित्रकला उनके समय में जब विकसित हुई थी, तो कौन सा शासक यहां पर सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? देखो, अनूप सिंह के टाइम में चित्रकला का बहुत विकास हुआ था। बीकानेर में राज सिंह प्रथम नाथ द्वारा मेवाड़ के सही है। सावंत सिंह किशनगढ़ बड़ी ठणी सही है। विजय सिंह तो जोधपुर का महाराजा हुआ करता था। देवगढ़ जो ठिकाना है वहां की अजारों की ओर ही प्रसिद्ध है। चित्रकला का स्थान अजारों की ओर ही बहुत ही फेमस है, ये आपको याद रखना है। श्रीधर अंगारे जिन्होंने सबसे पहले इस चित्र शैली को प्रकाश में लाया था, भाई देवगढ़ नाम की भी शैली है, और ये मेवाड़ की उपशैली है। ये किसकी उपशैली है? मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाती है। तो इसकी मुख्य शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली है। बाकी उसकी क्या है?
सब स्कूल है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, मोगेम्बो खुश हुआ। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली वो आदिवासी दीवार की एक कला है? आदिवासी क्या करते हैं कि मांगलिक अवसरों के ऊपर अपने घर के बाहर जो दीवार होती है ना, मुझे आपसे मिलना है सर। ओके बेटा, ठीक है, ओके, सिलेक्शन लेके आओ, फिर मिलूंगा मैं तुम्हें। हाँ, सबसे मिलेंगे, पीडीएफ भेज देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। रीजनिंग और साइंस वाले सर की भी पीडीएफ भेज दूंगा, है ना, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना, बिल्कुल भेजूंगा मैं। टेलीग्राम ज्वाइन करो, अभी इस क्लास के जस्ट बाद सारी पीडीएफ आ जाएगी, फिर कोई पीडीएफ नहीं आएगी, ठीक है, पढ़ लेना। आदिवासी क्या करते हैं, दीवार के ऊपर एक कलाकारी करते हैं, उन्हें मांडना कहते हैं ना, मांडना, माडी। और ये भराड़ी इनकी देवी है ना, जैसे विशेष रूप से भील वगैरह इनके अंदर इनकी देवी का नाम हो जाता है भराड़ी। भराड़ी क्या है, इनकी देवी हो जाती है। किन से संबंधित है? आदिवासियों से संबंधित। भराड़ी देवी की क्या किए जाते हैं? मांडे जाते हैं मांगलिक अवसर पर, जैसे कोई विवाह हो गए, शादी है, ब्याह है, कोई बढ़िया फंक्शन है, तो बीमार बैग घर बार गोबर वगैरह ले, है ना, पोत करके क्या बनाते हैं? मांडने बनाते हैं। एक झोरावा जो लोकगीत है ना, वो राजस्थान का कहां का प्रसिद्ध है? वैसे तो ये पश्चिमी राजस्थान का है ना, याद रखना, झोरावा एक पश्चिमी राजस्थान का विरह गीत है। पश्चिमी राजस्थान का एक विरह गीत है। विरह का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? कि विरह, ऑपोजिट जेंडर में जो प्रेम होता है, वो याद आती है ना, जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं, बिछड़े हुए होते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका से दूर होता है, तब उसकी याद आती है उसको, है ना, कि रमकुड़ी जमकुड़ी थारी याद घनी सतावे, तो झुरावा, तो वो गीत गाता है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर, खैर ये वो फिल्मी कहानियां वगैरह होती है ना, वो गला बनाने वाली बातें होती हैं, अपने काम की नहीं। आगे बढ़ो, जैसलमेर का है। कहां का है? जैसलमेर का है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा प्रश्न को सही से पढ़ो। 150 में से 150 प्रश्न के गोले भर के आने, और गोले भी ए बी सी और डी वाला भरना है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने गोला नंबर ई भी दिया है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं भरना है, अपने को तुक्के मारने हैं, आवे तो भी ठीक और नहीं आवे तो भी ठीक, तुक्का भरना है, बी सी ए जो भी है। लेकिन यूं नहीं कि गुरुजी नहीं आवे तो मैं वो भर दूं, मैंने एग्जाम से बाहर हो जाऊंगा, नहीं, अपने को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको गोला कौन सा भरना है? एबीसीडी में से ही भरना है, और 150/150 यानी सारे के सारे प्रश्न हल करके आने। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया ना, तो था लोगन हमारी सौगंध है, ठीक है, पच मैं मर जाऊंगा, ठीक है, चाहे मैंने मारना चाहो, नहीं तो फिर सारे गोले भर के आओगे, ठीक है, ओके। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो, विश्व मोहन भट्ट जी का संबंध मोहन वीणा से है, चतुरलाल जी तबला बजाते हैं, सुल्तान खान सीकर घराने के हैं और सारंगी वादक हैं। कहां के हैं? ये सारंगी बजाते हैं, और सीकर घराना, कौन सा घराना? सीकर घराना, और सीकर घराने के सारंगी वादक सुल्तान सारंगी, और फरीदुद्दीन डागर हैं, वो द्रुपद से संबंधित है। शाबाश, बहुत बढ़िया। सुमेलित करना है, कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और इधर सामने कलाकार दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न सबसे सरल होते हैं मेरे भाई, सबसे सरल प्रश्न कोई को तो ऐसे होते हैं। देखो, भपन को बजाते हैं जऊर खां मेवाती, जिन्हें भपन का जादूगर कहते हैं, अलवर क्षेत्र से आते हैं। नड़ है वो कर्णा भील है, जो आपके जैसलमेर से संबंधित थे। कर्णा भील पहले डाकू हुआ करते थे, और इनकी ये बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी। अलगोजा मारे छैल भंवर रो, अलगोजो खेता में बाजे रे। अलगोजा, तो ए के सामने 2, ज्यादा आगे जाना ही नहीं, ए के सामने 2 है और बी के सामने 3 है। ए के सामने 2, बी के सामने 3, सिर्फ यहां पर है, ये देखो आंसर निकल गया। फिर सी के सामने 4 है। अलगोजा रामनाथ चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, जयपुर ग्रामीण के जो निवासी हैं। अभी हाल ही के अंदर इनका नाम गिनीज रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है ना, एक नेशनल लेवल का रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है। करंट अफेयर्स का अच्छा प्रश्न है। और खड़ताल है तो सद्दीक खान मंगनियार। खड़ताल क्या? लकड़ी का पाटा होता है ना, हाथ से बजा जाते हैं। करताल वो होते हैं जिसमें छोटे छोटे मंजीरे लगे रहते हैं, मीराबाई बजाते थे ना, ये नारद मुनि बजाते थे, नारायण नारायण, वो करताल हुआ करता था। लेकिन ये खड़ताल है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से, है ना, खड़खड़ खड़खड़ लकड़ी खिड़की, याद रह जाएगा। लकड़ी के पाटे होते हैं, क्या होते हैं? लकड़ी के पाटे होते हैं। और ये आपका क्या होता है? घन वाद्य यंत्र होता है। नृत्य और उनकी जातियों को आपको यहां पर सुमेलित करना है कि कौन सी जाति आपके किस नृत्य को करती है। 100%
ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कल वाली पारी के अंदर, तुम देखोगे कि वाह सर आपने तो पेपर ही बना दिया। अरे बिल्कुल यार, जो बनाता हूं हूबहू एग्जाम में आता है 90%। पटवारी वीडियो RSSI एग्जाम के जस्ट बाद 90% प्रूफ ऐप वाले और यूट्यूब वाले लेके आऊंगा, चिंता मत करो। अब देखो यहां पर नृत्य, राई नृत्य है वो आपकी भीलों का है, राई नृत्य कह दो या गौरी है राई, या फिर इसको क्या कह दो गौरी नृत्य। मांदल की बात करें तो ये गरासियों की मांदल होते हैं। तो एक के सामने गुरुजी 3 है, और देखो एक के सामने 3 है, ज्यादा तकलीफ क्यों पानी, ज्यादा दुख क्यों देना शरीर ने, सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है। बी के सामने 4 हो गया, सी के सामने 1 हो गया। चरी नृत्य गुर्जर जाति द्वारा किशनगढ़ की फलकूबाई, आप सबको याद है वो प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। 13 तालीक कामड़ पंथ, कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, कामड़ महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनका संबंध किससे है? रामदेव जी से है। रामदेव जी ने एक नया पंथ चलाया था जिसको कामड़ पंथ कहते हैं, और एक कुंडा पंथ है वो किसने चलाया, कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट। कुंडा पंथ है वो किसके द्वारा चलाया गया था। अब पिछले 1 महीने से यूं बहुत तुम्हारे क्लासेस लगा लिए, अब थोड़ा फोकस करेंगे तुम्हारे पटवारी वीडियो RS प्री में ऐप में बढ़िया पढ़ाएंगे तुम्हें इस पेपर के जस्ट बाद में, और पशु वाले एग्जाम में थोड़ा पढ़ाएंगे लास्ट टाइम में, ठीक है। चरी नृत्य का संबंध आपके कहां से है? चरी नृत्य किसका है बताओ? बहुत सिंपल है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था। चरी आपके गुर्जरों का है, ए के सामने 3 है सर, सीधा आंसर हो ये हो गया। रणबाजा किसका हो गया? तो बी के सामने 2 हो गया, मेवों का है रणबाजा, ये मेवात क्षेत्र के अंदर। शंकरिया नृत्य हो गया तो कारबेलियों का है, शंकरिया है, इंडोनी है, पणियारी है, ये सब के सब बाईपास बागड़िया है, ये सब कारबेलियों के डांस है। चक्री नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर जनजाति से संबंधित है चक्री नृत्य। याद रहेगा सभी बच्चों को? याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम हॉल में नहीं हो, चक्री निकाल जो बोली। कुंडा पंथ का संबंध किससे है? हाँ मल्लीनाथ जी से, शाबाश। ओके आगे देखो, लोकनाट्य सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा लोकनाट्य किससे संबंधित है, सीधे सीधे प्रश्न आवे तो नौटंकी है वो पूर्वी राजस्थान वाले ज्यादा करते हैं, यानी कि धौलपुर भरतपुर वाले। तो एक सामने आंसर नंबर 4 है, तो सीधी सी बात है आंसर सही हो गया। रम्मत कहां की फेमस है? तमाशा आपके जयपुर का, प्रताप सिंह के समय में। रम्मत बीकानेर क्षेत्र की, तुरा कलंगी ख्याल मेवाड़ क्षेत्र की। वैसे चित्तौड़गढ़ की फेमस है ना, चित्तौड़ की फेमस है। शाह अली और तुक्कनगीर ने आज से 400 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, ये प्रश्न पूछा गया है ना। शिव पार्वती को समर्पित है, तो याद रखिएगा। संप्रदाय और उनकी पीठ ज्यादा फंसना नहीं है, ये CET क्वालिफाइंग एग्जाम है तो क्वालिफाई कर लीजिए। 60 प्रश्न एनी हाउ, और 65-70 हो तो एकदम सेफ हो जाओगे, नॉर्मलाइजेशन से बच जाओगे। किससे बच जाओगे? नॉर्मलाइजेशन से बच जाओगे मेरे भाई। 6 पारी होने वाले, 6 पारी में शुरुआती पारी वाले पेपर थोड़े आसान आएंगे, फिर कठिन आते रह जाएंगे, ठीक है। और कौन सा क्या आएगा वो मैं तुम्हें एग्जाम के बाद में बताऊंगा। देखो गुदड़ संप्रदाय की बात करें तो दांतड़ा है ना, गुदड़ संप्रदाय, ये दांतड़ा गुदड़ संप्रदाय वाला है, ये दांतड़ा हो गया। और दांतड़ा कहां पर है? भीलवाड़ा। तो याद रखिएगा नवल संप्रदाय का संबंध आपके जोधपुर से है, गुदड़ वाला दांतड़ा से है। चरणदास जी आपके दिल्ली, और अलकिया संप्रदाय बीकानेर। वैसे तो 1 के सामने 2 करते ही आंसर निकल जाता है, लेकिन और देखो बी के सामने 1, बी के सामने 1, यहां ऑप्शन नंबर ये सही है। गुदड़ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा है ना, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वेरी गुड, शाबाश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित लोक देवता और उनके तीर्थ स्थल। देखो लोक देवताओं वाला जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार से थोड़ा सा यूं पूछा जाता है कि उनके संबंधित लोक देवता, उनका स्थान वगैरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अरे शेयर करो यार, आज लास्ट क्लास है, कर दो शेयर एकदम धकोदेर सब जगह। देखो तेजाजी परबेश्वर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, पाबूजी कोड़मन फड़ोदी, तल्लीनाथ जी ये गलत सुमेलित है, ये प्रकृति प्रेमी देवता है, प्रकृति प्रेमी देवता है। और प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी का जन्म, उनका निवास, उनका जो कर्मस्थली वो क्या रही है बताओ? बताओ तल्लीनाथ जी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? आपके जहां से 2 जिले बन चुके हैं, नया जिला बन चुका है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, तल्लीनाथ जी जालोर, याद रहेगा तल्लीनाथ जी आपका जालोर, सांचौर बन गए अलग से, तो तल्लीनाथ जी जालोर, बीकानेर से नहीं। बीकानेर कतरियासर से जसनाथ जी है। मेले और उनका माह यहां पर दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि पुष्कर का जो मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, सीधी सी बात है।
ए के सामने ऑप्शन नंबर 3 आएगा गुरुजी। देखो ए के सामने 3 है, बहुत सिंपल आंसर है। बाकी किसी में दिख रहा है? नहीं दिखे गुरुजी, नहीं दिखे गुरुजी। देखो काट लिया, ऑप्शन नंबर आराम से सही हो गया। झीण माता का मेला है वो चैत्र। माताओं के जितने भी मेले हैं वो साल में 2 बार नवरात्रों के टाइम में भरे जाते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। ब्रतहरी का मेला है तो वो आपका सी के सामने 2 भादवे के महीने में है ना, सातम आठम को भरता है। डिगी कल्याण जी का मेला है तो टोंक के अंदर भरता है, ये 3 बार भरता है। ये साल में कितनी बार भरता है? श्रावण में भी है, वैशाख में भी भरता है। तो साल में 3 बार जो भरता है वो डिगी कल्याण जी का मेला है, टोंक के अंदर भरता है। मेले दिए गए हैं पशु मेले और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले पशु परिचर वालों को बेचारों को लॉलीपॉप दिया गया था कि तुम्हें यही सिलेबस देंगे, लेकिन सितंबर के महीने में सिलेबस ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। पहले पशु मेले थे तुम्हारे सिलेबस में, अब नहीं है पशु परिचर में। तो पशु मेले अब जीके की दृष्टि से पढ़ो, पशु मेले और उनको यहां पर सुमेलित करना है। बलदेव पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला। आप सबको पता है चंद्रभागा झालरा पाटन हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। तो बी के सामने 3 आंसर आएगा। बी के सामने 3 है। ए के सामने बात करें तो बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर है ना, और बी के सामने 3, ए के सामने 1, यहां पर भी है, यहां पर भी है। रामदेव पशु मेला सी के सामने क्या आएगा? नागौर आएगा। इस प्रकार से यहां ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। और तेजाजी पशु मेला आपके परबतसर के अंदर हो गया, याद रखेंगे। आगे देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मोटड़े की पगड़ी, मोटड़ो वो है जैकेट लहरियो आपस में काटे के बिना मोटड़ो कहे है ना, लहरिया आपस में है ना, ये मोटड़ा जो आपस में, वो मोटड़े की जो आपकी पगड़ी है ना, ये मोटड़े की जो पगड़ी है वो कौन से अवसर पर पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। मोटन गोट, गोट मारवाड़ी में कहे जो गोट, गोट का मतलब एकदम पार्टी। और पार्टी कब होती है बेटा? पार्टी होती है तुम्हारे शादी ब्याह के अवसर पर है ना। 12 कोसरी लापसी न 13 कोसरो हीरो छोड़ो ही कोनी गुरुजी है ना। खुशबू आनी चीजें इकट्ठी आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है, तो भागो अटैक करो सीधा है। तो ये विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। एक आता है एक धनक। ये धनक क्या है? धनक भी क्या है? एक पगड़ी का प्रकार है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। एक अटपटी पगड़ी का भी प्रश्न आता है। खैर अब डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं, डिटेल में तुम्हें एग्जाम में, भाई तुम्हें डिटेल में ऐप में पढ़ा चुका हूं, डिटेल में और पढ़ाएंगे फिर कभी। अब एग्जाम है तो तुम्हारा मूल्यांकन कर लेते हैं। अटपटी पगड़ी का संबंध मेवाड़ से हो जाता है। आगे देखिएगा, यहां पर मारवाड़ के अंदर दामनी क्या है? देखो दामनी और एक होता है दामना। दामना की बात करें तो ये हाथ का आभूषण है, हाथ के पंजे का आभूषण। हाथ का जो आभूषण हो जाता है उसे हम दामना कहते हैं, है ना। दामना, छल्ला, अरसी, ये हाथ के इस पंजे के आभूषण है। रामकुड़ी जमकुड़ी को पूछो, वो बता देगी कि मार तो दामनो करानो छेर, मारे क्या करवाने, टोपस करवाने, मेरे शरीर जो तेवटा, पता नहीं क्या क्या नाम, मेहमद, नेवरी, मेरी ये कराना। तुम गश खा के नीचे गिर जाओगे, इसलिए पढ़ाई करो, पैसे बहुत लगते हैं आभूषण कराने के। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन एक्सप्लेन। मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। दामनी क्या है? ओढ़नी का प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओढ़नी है रे, ओढ़नी है। मैडम की ओढ़नी, मैडम तेरे होगी भाई है। घनी मैडम, मैडम मैडम मत किया कर, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा तो तेरे मैडम आएगी, ठीक है। हाँ पढ़ाई कर। इस क्वेश्चन का आंसर ओढ़नी है, मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी है। कहां की ओढ़नी है? ये मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी है, ठीक है, याद रखो है ना। ओढ़नी, दामनी ये मतलब मारवाड़ की ओढ़नी है, लाल रंग की मारवाड़ की होती है और लाल रंग की होती है, जिसके ऊपर कशीदाकारी की जाती है। और कशीदाकारी वाली है तो विशेषताओं अच्छी तरह से याद कर लो। रमकुड़ी जमकुड़ी किसी दिन बुलावे कि भाई लेके आने का तुमको, तो तुम ऐसे ही लेके आना है ना, तो कोई दूसरी मत उठा के लेके चढ़े जाना। आगे देखो, राजस्थान में पोमचो का हुए बताओ। पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार है और राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी कब पहनी जाती है? तो मां बनने पर, या विवाह के अवसर पर, या अविवाहित कन्या द्वारा, या एक विधवा द्वारा। विधवा द्वारा भी एक पोमचा पहना जाता है और वो पोमचा अलग टाइप का होता है। लेकिन यहां पर जो आंसर है वो मां बनने पर पीला पोमचा पहना जाता है। कैसा? पीला पोमचा पहना जाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ज्यादा फेमस है। पीला पोमचा हो गया, चीड़ का पोमचा हो गया, काला पोमचा, इस प्रकार ये अलग अलग होते हैं, विधवाओं द्वारा भी होता है। लेकिन विशेष रूप से याद रखना है
मां बनने के अवसर पर। यह पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी सभ्यता के अंदर मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता? लो कर लियो बात। अटे लोग ज्यादा पैसा वाला जगह ईंट नहीं लगा, ईंट की जगह क्या लगाते थे गुरुजी? ईंट की जगह ये लगाते थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और ये गणेश्वर सभ्यता आपका नीम का थाना, याद रखिएगा, गणेश्वर की सभ्यता, ठीक है, कांतली नदी के किनारे, ताम्र सभ्यताओं की जननी आरसी अग्रवाल, 1972 में खोज, 77 में खुदाई। याद रखोगे? ओके भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे दिया गया, फिर से कह रहा हूं। और चैनल अपना डायलॉग आज के आज होना चाहिए। सभी बच्चे सब्सक्राइब करो। हैं? कालीबंगा का उत्खनन है वो कार्य कितने स्तर? देखो, कालीबंगा की जो सभ्यता है वो हड़प्पा से पहले की है। हड़प्पा के दौरान के भी अवशेष मिले और हड़प्पा के बाद के भी अवशेष मिले। कालीबंगा की खोज और खुदाई वगैरह किसने की? कमेंट बॉक्स में तुम डेट वगैरह याद करो। हाँ, बताओ 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 फटाफट। कालीबंगा का उत्खनन है वो 5 स्तरों के अंदर होता है। तो स्तर नंबर 1 और 2 और फिर उसके बाद में स्तर नंबर 3, 4 और 5। ये जो स्तर है, मतलब स्तर का मतलब लेयर है, एक खुदाई की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे। तो इसमें क्या है कि ये स्तर नंबर 3, 4, 5 ये हड़प्पा कालीन है ना? ये सिंधु सभ्यता के समकालीन है, हड़प्पा कालीन, या सैंधव घाटी के समकालीन है। हड़प्पा कालीन हो जाते हैं, ये याद रखना है। ये पूर्व हड़प्पा है ना? जो स्तर, जो इसके स्थल पहले और दूसरे स्तर जो प्राप्त हुए हैं वो स्तर पहले के हैं और हड़प्पा के दौरान के 3, 4, 5 है। कालीबंगा की खोज वगैरह तो सब सीधे सीधे किसी ने 1952 बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष तो खोज करता थे। बीबी लाल, बीके थापर, श्रीवास्तव, खरे साहब, ये सब क्या थे? उत्खनन करता थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन कालक्रम के हिसाब से आपको सुमिलित करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहां पर बताओ कि रणथंभौर की विजय कब हुई थी भाई? 1301 के अंदर हुई थी। चित्तौड़, त से तौड़, ता से 3, कई लकड़ारा लाडा हुए, कई लकड़ारी लाडिया हुए, ए जगह के मना हवे गुरुजी। बेटा ट्रिक को याद कर थोड़ो। चित्तौड़ 3, रणथंभौर 1। हाँ, जालोर की विजय और सिवाना की विजय 1308 के अंदर और जालोर की विजय 1311 के अंदर। तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद में सी आएगा, ए के बाद में क्या आएगा? सी आएगा, उसके बाद में डी आएगा, ए सी डी बी, ए सी डी बी। बहुत आसान है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का? देखो, खगोलीय वेधशालाएं जो जयपुर में बनाई गई थी, जयपुर नगर के निर्माता आपके सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड के द्वारा 1700 से लेकर 1743 जिनका शासनकाल था, उनके द्वारा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, आगरा नहीं होगा, उज्जैन, मथुरा, आगरा नहीं होगा, उज्जैन, मथुरा और बनारस, वाराणसी के अंदर इसकी स्थापना, ये वेधशाला स्थापित की गई। इसमें दिल्ली वाली वेधशाला नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली वाली वेधशाला की बात करें तो ये 5 वेधशालाओं के अंदर हम बात करें तो दिल्ली वाली है वो सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन जो है इनमें से सबसे पुरानी जो है वह ये वाली है, दिल्ली वाली। ये सवाई जयसिंह के टाइम की बात है। सवाई जयसिंह कर दियो शेयर भाई सभी बच्चे। आमेर के जयपुर के शासक है ना, बाद में उन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की। सब आज 2000 लाइव तो होने चाहिए, 1500 तो हो गए। एक बार दबा के शेयर कर दो सभी बच्चे। राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश का शासन था? ये एग्जाम में खुद पूछा गया क्वेश्चन है। बरिक वंश का शासन है वो आपके राजस्थान में राजपूताना के कौन से भाग पर था? हम इस क्षेत्र की अगर बात करें तो बरिक वंश का जो शासन है वह यहां पर आपके बयाना क्षेत्र के अंदर, भरतपुर क्षेत्र में, बयाना में हुआ करता था। बरिक वंश का शासन आपके कहां हुआ करता था? 371 ईस्वी का विजयगढ़ का शिलालेख प्राप्त होता है। 371 ईस्वी का विजयगढ़ का लेख, कौन सा? विजयगढ़ का लेख 371 ईस्वी का विजयगढ़ का लेख प्राप्त होता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि बयाना, भरतपुर, यहां पर बरिक वंश का शासन हुआ करता था। तो राजवंशों का थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए तो याद रखो। अगला देखो, बयाना हो गया। हाँ जी, ठीक है।
ओके, शाबाश, मैंने बहुत कुछ शेयर किया, शाबाश मनीषा बेटा। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय यहां के एजेंट टू गवर्नर जनरल, देखो सबसे ऊपर तो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, सबसे ऊपर तो क्या होता है, वैसे तो सबसे नीचे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, उसके ऊपर एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, और एजेंट टू गवर्नर जनरल एक प्रांत के अंदर एक ही होता था, यह प्रांतीय स्तर पर होता था। अब इसके ऊपर जो होता था वो जीजी होता था, यानी कि गवर्नर जनरल होता था। तो राजपूताना इसकी हम बात करें, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। अब यहां पर बात करें तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है भाई, राजपूताना रेजिडेंसी। और ये राजपूताना रेजिडेंसी किसका मुख्यालय हुआ करता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल यहां रहता था। कहां पर, अजमेर के अंदर। भाई अजमेर के अंदर एजीजी का जो मुख्यालय है राजपूताना रेजिडेंसी के रूप में स्थापित किया गया, और मिस्टर लॉकेट है वो पहला एजीजी हुआ करता था राजस्थान का। फिर 1845 में इसे माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। कारण यह था कि आपके गर्मी बहुत पड़ती थी, तो मुख्यालय चेंज करने की बात आई थी, तो तब इन लोगों ने क्या किया कि भाई इसको थोड़ा सा, माउंट आबू एक अच्छी जगह है, गर्मियों के टाइम में बहुत मजे ही मजे, सर्दियों के टाइम में मौसम बढ़िया कहां का रहता है, कभी आओ अजमेर। तो अजमेर में 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी, जिसका हेड कौन था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का एजेंट वो पैट्रिक लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय। देखो 1923 ईस्वी के अंदर ब्यावर से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था राजस्थान। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाता है। ऋषिदत्त मेहता के द्वारा यह साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया था। निषेधाज्ञा का सबसे ज्यादा शिकार यह वाला समाचार पत्र हुआ था। निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार, निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार कौन सा समाचार पत्र हुआ था, मतलब मना किया है कि नहीं निकालना, फिर भी निकाल रहे और बार बार इसको बंद करने के प्रयास, ये ऋषिदत्त मेहता का कौन सा था आपका समाचार पत्र, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। अब जब तुम मेरे क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें पता चलता है कि सर ने वाकई में मेहनत की है। राजस्थान की हिस्ट्री के एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, कल्चर के एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, 30 हिस्ट्री कल्चर के, 30 ज्योग्राफी के, 20 पॉलिटी के, 15 इंडियन पॉलिटी के, इंडियन ज्योग्राफी के 15, 10 करंट के, 10 कंप्यूटर के, 10 हिंदी के, ठीक है। कर दो शेयर सभी बच्चे, कल के लिए ऑल द बेस्ट सबको ऑल द बेस्ट। क्लास को लाइक कर दो सभी। राजस्थान की पहली महिला जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी वह अंजना देवी चौधरी थी। कई बार ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जो लंबा आंसर दे के गुरुजी सही कर दूं क्या, कर देना, तुक्का मारना हो तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है। अच्छा, कथन दिए जाते हैं उसमें अधिकतर सही होते हैं दोनों कथन, ठीक है। तो वो भी तुम सही, कल वाले पेपर में थोड़ा ध्यान रखना, ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे ना तो 20-30 नंबर थारे ज्यादा ही आई, ठीक है। तो मार्कन ज्ञान लेंगे जानो, ठीक है। तो अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी, सीकर के अंदर, सीकर के श्री माधोपुर में 1897 में इनका जन्म हुआ था। रामनारायण चौधरी उनकी क्या थी, धर्म पत्नी थी। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे आपका त्याग भूमि नामक एक जो समाचार पत्र था। यह त्याग भूमि किसने निकाला था, त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय ने निकाला था। वैसे हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर इनका जो कर्मस्थली रहा था और बाद में धारासभा नाम की विधानसभा हुआ करती थी, उसके सीएम भी कौन हुआ करते थे, हरिभाऊ उपाध्याय। तो त्याग भूमि और त्याग भूमि आपका किससे संबंधित है, इन्हीं से ही संबंधित हो जाता है। कब का है बताओ, 1927 का। अलवर प्रजामंडल का एक प्रश्न पक्का है, तुम लोग बताओ भाई, प्रजामंडल अच्छे से आते हैं सबको, तो बताओ अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन है वो कौन से साल में और किसके द्वारा, वो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम बताओ कौन से सन में हुआ। देखो, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, इनके द्वारा किया गया था। अब ये, हाँ, उस समय भी मोदी जी हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, कब की गई थी इसकी स्थापना, 1938। और ज्यादातर जो प्रजामंडल है
वह 1938 में होते हैं, जैसे मेवाड़ वाला है, ये अलवर वाला हो गया। अब देखो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1944 के अंदर, किसके द्वारा? भोगीलाल जी पंड्या। और भोगीलाल जी पंड्या वागड़ के गांधी और शिवलाल कोटड़िया इनके सहयोगी थे। कौन थे? शिवलाल कोटड़िया। एक शिवलाल कोटड़िया इनके राइट हैंड थे। 1932 के अंदर राजस्थान के अंदर जो मेव किसान आंदोलन चलाया गया था, मेवात सेक्टर, अलवर भरतपुर की बात कर रहा हूं मैं, ये अलवर भरतपुर की बात कर रहा हूं। मेवात सेक्टर के अंदर मेव जो आंदोलन चलाया गया था, ये किसके द्वारा? गुरुजी लंबा आंसर एक बार फिर से। हाँ बेटा, ये रो मोहम्मद हादी के द्वारा। मोहम्मद हादी के द्वारा। मोहम्मद हादी के द्वारा एक संस्था की भी स्थापना की गई, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक एक बड़ी संस्था की स्थापना, यह भी हादी से संबंधित है। 1932 का इनका किसान आंदोलन, याद रखिए। मोतीलाल तेजावत ये और एक माणिक्यलाल जी वर्मा, इनके प्रश्न तो एग्जाम में फिक्स है। माणिक्यलाल वर्मा, इन दोनों की क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है। तो मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कोलियारी गांव, और कोलियारी गांव पड़ता है तुम्हारे उदयपुर में, वहां पर इनका जन्म होता है। तेजावत जी को कहते हैं आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, आदिवासी मसीहा कहते हैं भीलों के अंदर विशेष रूप से। और बावजी इनको कहते हैं 21 सूत्री मांग कहते हैं, है ना, 21 सूत्री मांग इन्हीं के समय में। और इनकी बात करें माणिक्यलाल वर्मा, तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, एक तो मेवाड़ प्रजामंडल, एक इनके बारे में याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल। ये क्वेश्चन आएंगे कल वाले पेपर के अंदर, 100% आएंगे, समझ लो। पेपर गुरुजी आप नहीं बनाए, बिल्कुल। मेवाड़ प्रजामंडल, पंचेड़ा गीत, और एक मेवाड़ का वर्तमान शासन। एक ही आंदोलन किसने चलाया बताओ फटाफट? मेवाड़ का वर्तमान शासन बुक जो है वह इन्हीं की है। एक ही आंदोलन आपके मातृकुंडिया नामक स्थान से 1921 में किसके द्वारा चलाया गया था? तेजावत जी के द्वारा या माणिक्यलाल जी वर्मा के द्वारा? तेजावत जी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? हाँ, परसों है, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट तेरे को, ऑल द बेस्ट। एक ही आंदोलन इनके खाते में, और है ना, कल परसों 6 पारियां जो होगी, इनमें से हर पारी के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, मोतीलाल तेजावत, हर पारी के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पंचीड़ा गीत किसका है? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, मेवाड़ का वर्तमान शासन बुक, आदिवासियों के मसीहा, बावजी, ये सब याद रखना। इसलिए क्या है कि मैं चीजों को हमेशा जोड़ के पढ़ाता हूं, नहीं तो तुम्हें गौरी के नंदार, मैथान शिवर दोनों भजन एक कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? इसलिए रायता नहीं करने देता तुम्हें कभी भी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, सॉल्यूशन कब कराओगे? हाँ देखो, तुम कल पेपर दे के आ जाओ, जब एग्जाम हॉल से निकलो ना, तो ये किताब लेके आना है, मार्केट से ये किताब लेके आना है, और MRP पे डिस्काउंट ले लेना, ठीक है? 15 से लेके 20% तक, ठीक है? ये किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन बाद में कराएंगे, नहीं तो गुरुजी का फिर हालत खराब हो जाएगी, 12 घंटे ज्यादा ही होगी, ठीक है? कराएंगे आगे वाले पेपर में, मना नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अब बताओ, माउंट आबू का विलय कब? ये देखो, गोकुल भाई भट्ट है, और गोकुल भाई भट्ट का जो हातल गांव है, इनका कौन सा गांव था? हातल गांव। जो गोकुल भाई भट्ट का, ये एकीकरण के जब 7वें चरण के अंदर लास्ट में ये सब मिलान कर लिया गया, तो टोटली पूरा सिरोही के राजस्थान के अंदर ये विलय हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें क्या कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? अरे राजस्थान का गांधी कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे कल तुमसे, तारो भाई था को ध्यान नहीं रखे तो कौन ध्यान रखे? भाई ध्यान रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन आते हैं, भारत संघ की अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? CET स्नातक में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हें पता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और ट्रस्ट विद डेस्टिनी। वैसे वो हिस्ट्री के अंदर भी था, इसमें हिस्ट्री में भी है। इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चन है, थोड़ा क्लिष्ट शब्द है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है विलय पत्र, है ना, कि आप रियासत का भारत संघ में विलय करोगे, इसके ऊपर आप हस्ताक्षर करो। तो बीकानेर का शासक था 7 अगस्त को
बीकानेर का शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 को कहा। वैसे तो ये बीकानेर वाले बड़े ही अंग्रेजों के पक्ष में थे कि हाँ, इनके कहने पर 1857 की क्रांति के अंदर मतलब हरियाणा पंजाब तक लड़ने चले गए थे, ठीक है। इसलिए तो बीकानेर का वो कौन सा शासक था? सरदार सिंह, जिसको टिब्बी परगना जागीर में मिला था अंग्रेजों के द्वारा। शाबाश मेरे शेर, तो मेरे लिए हरियाणा पंजाब लड़ने से लगे। बीकानेर वाले बड़े खुश होते थे, ठीक है। तो याद रखना बीकानेर का जो बीकाजी भुजिया, डूंगर सिंह वगैरह सब याद रखो, अनूप सिंह, उस्ता कला, सब कुछ याद रखो। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में? अब 35 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर का था, अब ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूं, तो एकदम सीट बेल्ट बांध लियो, एकदम बढ़िया तंदुरुस्त। अब मैं गाड़ी को भगाऊंगा। अब राजस्थान गोलार्ध में कौन से गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, मैप की जरूरत पड़ेगी गुरुजी, मैप की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तो आटा तो यूं पढ़ा ऐप प्रमाण है, तो और डिटेल में पढ़ा थ्योरी क्लास। तो जो मैप है आराम से, जैसे हम ग्लोब में देखते हैं, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो अपना इंडिया कहां पर है? यहां पर है, जहां से कर्क रेखा निकलती है। तुम्हें पता है ये कर्क रेखा यहां से निकलती है। तो भाई कर्क रेखा जब यहां से निकलती है तो इंडिया का मैप आप इस तरह से एकदम बनाओगे, तो राजस्थान कहां पड़ गया? ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये कौन सा हो गया? ईस्ट, यानी पूर्वी दिशा हो गई। तो आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और राजस्थान भारत के कौन से स्थान में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। लेकिन गोलार्ध कौन सा है? ये 0 डिग्री से ऊपर वाला जितना भी है वो नॉर्थ गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री से दक्षिण वाला जितना भी है वो साउथ गोलार्ध, यानी साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। तो तुम्हें याद रखना है ऐसे, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान का कितना भाग है? वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। देखो राजस्थान का कितना भाग है मरुस्थलीय? 61 पॉइंट कितना हो गया बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट सभी बच्चे। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं। 61.11, देखो 61.11% भाग पे क्या है? मरुस्थल है। इसका मतलब कितना हो गया? लगभग 2/3, और 2/3 होता है 66-67% होता है, तो उसके बराबर है। तो 61% भाग पर है। ये 640 किलोमीटर लंबा है। 640 किलोमीटर तो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। 300 किलोमीटर के लगभग क्या हो जाता है? इसकी चौड़ाई हो जाती है। अच्छा, कितने प्रतिशत जनसंख्या यहां पर रेगिस्तान के अंदर रहती है? तो लगभग आपके 19 जिलों की 40%, 19 जिलों की 40% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। यह याद रखना है तुम्हें। मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अरावली के पश्चिम में। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला एक बालू का स्तूप नहीं है? अब रेत के जो टीले हैं उसके अलग अलग अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य के अलग अलग प्रकार होते हैं। बालुकाओं के स्तूप के अलग अलग प्रकार है। अब इन बालुका स्तूपों के अंदर जैसे हम बात करें, शीफ भी होता है, बरखान भी होता है, पैराबोलिक भी होता है। लेकिन बजाडा की हम बात करें, बजाडा क्या होता है कि ये जो पर्वत है, इस पर्वत के नीचे वाली जो जमीन है ये बजाडा कहलाती है। क्या कहलाती है? बजाडा। प्लेन जमीन जो पर्वत के नीचे है वो बजाडा कहलाती है। ज्योग्राफी में तुम्हें पढ़ाता हूं मैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? मतलब जो न अरब सागर में जाती है, जो न बंगाल की खाड़ी में जाती है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन सी है राजस्थान की? इस दिए गए ऑप्शन में से ये आपको बताना है। देखो आंतरिक प्रवाह वाली कांतली हो गई, मसूरदी या काक नदी जैसलमेर वाली हो गई, साबी हो गई, बाणगंगा हो गई। अब इनके अलावा और देख लो, घग्गर, खारी, खंडेला। घग्गर हो गई, खारी हो गई, खंडेला हो गई, रूपनगढ़ हो गई, खंडेला, मेंथा या मेढा, रूपनगढ़, ये सब आंतरिक प्रवाह वाली है, राजस्थान के अंदर अंदर में शामिल हो जाती है। साबी हो गई, काकने हो गई, घग्गर हो गई, बाणगंगा हो गई, ये सब आंतरिक प्रवाह वाली। आंतरिक प्रवाह वाला रट लेना। तो एक अभी अरब सागर वाली भी तुम्हें करा दूंगा, तो बंगाल की खाड़ी वाली तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगले क्वेश्चन के अंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र, देखो अरब सागरीय अपवाह तंत्र, जब हम इंडिया की बात करते हैं ना बेटा, तो जो नन्हे मुन्ने मेरे भाई बहन है ना, जिनको पता नहीं अरब सागर कहां पर है, तो यहां पर है अरब सागर, सीधी सी बात है। और ये हो गया तुम्हारे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और पूरे कोई भारत प्रायद्वीप है, क्योंकि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप है।
और अब अरब सागर में पूछा गया है उसका उदाहरण। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां विशेष रूप से हम बात करें तो आपकी कौन सी हैं? सर डर लगे। अरे विकास काहे को डर लगे? इतना दिन तो डर को नहीं लागो, एग्जाम एक दिन पहले के डर लगे? कोई बात नहीं, हम जब पैदा हुए थे ना तब भी हमें डर लगा था, मेरे को भी लगा था, तेरे को भी लगता है। डर के आगे जीत है। पेपर दे के आ। हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? ससुराल तो बेटा तुझे ही जाना पड़ेगा। है विकास? ससुराल तो तुझे ही जाना पड़ेगा, कितना ही तू डर लागे कुछ भी हो तुझे। बेटा कल पेपर दे के आओ, है ना? तो जोजड़ी है, बांडी है, जवई है, ये क्या है? अरब सागर। लूणी, माही और साबरमती, ये सब लूणी की सहायक है। लूणी, माही और साबरमती, और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो सब अरब सागर में जाके गिरती हैं। 22 तारीख के बाद एक बार आप जरूर क्लास लेना। बिल्कुल, मैं अपना थोबड़ा दिखाने जरूर आऊंगा। तुम मुझे बहुत प्यारे हो और मैं तुमको प्यारा हूं। आपकी और मेरी कहां एक दूसरे के बिना जमती है ना? तो हमें एक दूसरे से मिलना तो पड़ेगा ही। तो लाइव तो आऊंगा बेटा, मारे जीव लागे को नहीं क्यों, ठीक है? लाइव तो मैं हर दिन आऊंगा, ठीक है? तो इन वास्ते सब्सक्राइब करके रखो सभी बच्चे। तो जोजड़ी, ये लूणी माई है, ये कहां गिरती है? आपके अरब सागर की है, अरब सागर की। और बंगाल की खाड़ी, चंबल, बनास, बाणगंगा। चंबल बोलो मेरे साथ साथ, चंबल, बनास नदी तंत्र और बाणगंगा नदी तंत्र, ये यहां बंगाल की खाड़ी में मतलब उन अन्य सहायक नदियों के साथ मिलकर गिरती है। अभी भूलना मत, इस एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 क्वेश्चन करवा दिए कल वाले पेपर में यूं, ठीक है? ओके ओके ओके। अरे याद को नहीं करना है गुरुजी, टेंशन है, डर लगे। यार क्यों टेंशन है? याद थोड़ी करना है, खाली पेपर अट देखना है। पढ़ी जगह चीजा ऑब्जेक्टिव पेपर आवेला, बस देख के आंसर करना है। याद है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, बस बिड़ जाओ एग्जाम से। नवलखा झील, नवलखा झील, नवलखा झील, झील बूंद बूंद से झील बन गई। नवलखा झील कहां पर है? नवलखा झील आपके बूंदी में है, ये याद रखिएगा। नवलखा झील। नवलखा दुर्ग कहां पर है? ये झालावाड़ के अंदर है। नवलखा दुर्ग है अब आपके झालावाड़ के अंदर हो जाता है, याद रखिएगा। और दरवाजा रणथंभौर में। जैत सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड और एक गढ़सीसर, ये सब जैसलमेर के अंदर है। गढ़ीसर या गढ़सीसर, जितने भी ये तालाब हैं जैसलमेर के अंदर है। वैसे एक जैत सागर की मैं और बात करूं तो जैत सागर जो झील है वह बूंदी के अंदर भी स्थित है। कहां पर है? बूंदी में भी स्थित है। और बूंदी की झील है, तालाब है, उसका नाम भी क्या है? जैत सागर है। और ये जैत सागर आपके जैसलमेर का भी है। गुरुजी ये तो चीटिंग है। कोई बात नहीं, प्रधान यो है राजस्थान, अटे चीजें बदलती रहे, ठीक है? याद रखो। चलो बढ़िया, एकदम लखनौरा लाडा, हमारा प्यारा प्यारा भाई बहन, ठीक है? था लोग ना तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, है? थार बिना हमारे जीवन का उद्देश्य भी कुछ नहीं है, ठीक है? जाखम सिंचाई परियोजना। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? एक सिंचाई परियोजना का प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि इंदिरा गांधी वाला ज्यादा पूछ ले, लेकिन मैं तुम्हें नए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इंदिरा गांधी वाले का पूछे तो वो कई सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं तुम। ये जो जाखम सिंचाई परियोजना है, जाखम सिंचाई परियोजना ये आपकी कहां की है? उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। वैसे सबसे ऊंचा बांध इसी पे बना हुआ, हम बात करें जाखम बांध की बात करें, अनूपपुरा प्रतापगढ़ के अंदर 81 मीटर ऊंचा, 81 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है अनूपपुरा प्रतापगढ़ के अंदर। अनूपपुरा, और ये कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर इस पर बांध बना हुआ है। ये उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ को सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं। गुरुजी मैप हो जाए तो एकदम मजा आ जाए, आनंद आ जाए। ठोल लो आनंद, लो आनंद एकदम बढ़िया वाला। मैं कह रहा हूं उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये 3 जिले तुम्हें दिखेंगे। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ठीक है? जाखम नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? जाखम नदी। एक प्रश्न है आपका, सोम कागदड़ा। हाँ जी, सोम कागदड़ा और एक सोम कमला अंबा। एक है सोम है, कमला है, अंबा है। ये सिंचाई परियोजना बताओ किससे संबंधित है?
बताओ 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 फटाफट फटाफट शेयर कर दो रे, 2000 लाइव होने वाले फटाफट। सोम, कमला, अंबा ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है बताओ। सोम कागदेड़ा की बात करें, इसका संबंध हो गया आपके कहां से, उदयपुर से। सोम कागदेड़ा उदयपुर से संबंधित है। और बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, रॉकीन, केलून, रिंकून, मिंकून, चिंकून, लक्ष्मीन, क्या प्यारे प्यारे नाम है। तुम सब 2000 के बाद की पैदाइश हुए ना, तुम सब ज्यादातर का जन्म 2005 के बाद हुआ ना। हाँ, नन्हे मुन्ने भाई बहन, तुम लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है, जीवन में सही दिशा मिल जाए तो मजा आ जाए। ये कहाँ की है, डूंगरपुर की है। ये सब 2005 के बाद की पैदाइश लग रहे हैं मुझे, छोटे छोटे भाई बहन, नन्हे मुन्ने। आ जाओ मेरे भाई बहन, आ जाओ। उदयपुर के अंदर मध्यम सिंचाई परियोजना खैरवाड़ा के अंदर स्थित जो है वह आपकी कौन सी है, सोम कागदेड़ा है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, शेई परियोजना, जैसे 1977-78 के अंदर 1977-78 के अंदर एक परियोजना समाप्त हुई थी, वो शेई परियोजना जवाई बांध से संबंधित है, एक्स्ट्रा जल के मैनेजमेंट के लिए सही परियोजना। और सही परियोजना की बात करें तो ये सही परियोजना कहां पर, सही बांध है वो आपके उदयपुर के अंदर है ना। सही बांध कोटड़ा उदयपुर में साबरमती की सहायक नदी पर बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्सन बांध भी कहते हैं। इसे शेई या डाइवर्सन, शेई या डाइवर्सन बांध कहते हैं। ये कोटड़ा उदयपुर में बना हुआ है, यहां से एक जल सुरंग बनी हुई है ना, जिससे कोटड़ा उदयपुर में, जिससे पानी की आपूर्ति होती है किसको, जवाई। एक बार आओ नी जवाई जी पावना, कोटड़ा उदयपुर में बना हुआ जल सुरंग यहां पर बनी हुई। 1978 के अंदर इसका निर्माण पूरा हुआ था, है ना। तो ये आपकी सही परियोजना जवाई बांध से संबंधित हो गई है, उदयपुर में स्थित है, डाइवर्सन बांध इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्सन बांध। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रेतीले सूखे मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा का किसके द्वारा अलग होती है। लॉजिक कर लो बात। यहां पर हम अगर बात करें मैप के माध्यम से, रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान, शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की बात करें, देखो शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की बात करें तो एक तरह में पूरा का पूरा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, पूरा का पूरा ये शुष्क है, और ये क्या है, अर्ध शुष्क। मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क को 25 ये जो आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, ये अलग करती है। 50 सेंटीमीटर फिर और आगे आ जाएगी। ठीक है, ओके, एक चीज याद रखियो, 25 सेंटीमीटर आ है, 25 सेंटीमीटर आ 25 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ओके, आगे बेटा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान में किन जिलों के समूह में आपकी कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। पहला तो ये समझ लो कि कच्छारी मिट्टी कहते किसको है और पाई कहां जाती है। कच्छारी मिट्टी की हम बात करेंगे अभी। कच्छारी मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, जो आपके विशेष रूप से आपके इन जिलों के अंदर हम बात करें तो आपका पूर्वी राजस्थान का मैदानी जो क्षेत्र है ना, यहां पर पाई जाती है। जयपुर, धौलपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये वाला जो जिला है ना, यहां पर पाई जाती है। और यहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर आपका कौन सा होगा, बीकानेर जैसलमेर होगा नहीं, कोटा बूंदी होगा नहीं, तो आपका भरतपुर और धौलपुर हो गया। सीधी सी बात है, 2 नंबर ऑप्शन। इसे एलुवियल कच्छारी, एल्फी सॉइल, एलुवियल कच्छारी, एल्फी सॉइल, एल्फी सॉइल भी इसको कहते हैं। इसका एक और उपनाम भी हमें मिलता है, वो हम नवीन जलोढ़ मृदा भी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, नवीन जलोढ़ मृदा, सबसे उपजाऊ मिट्टी है ना, यह भी इसको कहते हैं। और विशेष रूप से पूरी मैदानी क्षेत्र के अंदर आपकी कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। मैदानों में जलोढ़ मिट्टियां देखने को मिलती है। मैदानों में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। आज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, सारी पीडीएफ डाल दी है, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, और एक एक पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के चले जाना। राजस्थान जीके की है, चाहे इंडिया जीके की है, चाहे टेस्ट पेपर है, ठीक है। और एक टेस्ट पेपर भी डाल दूंगा, वैसे ज्यादा तुम्हें लोड नहीं लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे दिया है, सारी पीडीएफ पढ़िए, पढ़ो, बिंदास पेपर देने जाओ। लाखों बच्चों के काम आ रहा हूं, ये मुझे खुशी है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि भाई बट्टा पीडीएफ पढ़िए, टेलीग्राम में ले लो जार। लाल लोमी मिट्टी, ये जो लाल लोमी मिट्टी है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, बताओ फटाफट। मिट्टियों से संबंधित प्रश्न तो 100% पूछा जाएगा। लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाए, लाल दोमट मिट्टी है ना, ये कहां पाई जाएगी, ये लाल लोमी मिट्टी साउथ के अंदर, आपके डूंगरपुर हो गया, ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, यहां पर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है।
लाल लोमी की विशेषता यह है कि इसमें आपका फास्फोरस, चूना, पोटास, इनकी फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, चूना हो गया, पोटास हो गया, इसकी तो क्या होती है बेटा, कमी होती है, और आयरन की अधिकता होती है। इसी वजह से इसका रंग कैसा है, लाल होता है। और ये कहां पाई जाती है, साउथ दक्षिणी राजस्थान के अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमबर, ये इन जिलों के अंदर। ठीक है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मक्का है, चावल है, मक्का है, चावल है, गन्ना है, इनके लिए उपयोगी मिट्टी होती है। राजस्थान के किन जिलों के अंदर आपकी वर्टिसॉल टाइप की मिट्टी पाई जाती है? 6 पारियां आयोजित होगी, उनमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। इतना श्योर, बिल्कुल भाई, मिट्टी का एक वर्गीकरण का प्रकार तो 100% पूछा जाएगा तुमसे। बताओ, वर्टिसॉल की बात करें तो हाड़ौती जो क्षेत्र है ना, उस पूरे के अंदर आपके वर्टिसॉल पाई जाएगी। यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस क्षेत्र के अंदर वर्टिसॉल पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती के अंदर जिले हो गए आपके, देखो 12 कोटा भी दिया है, कोटा बूंदी भी दिया है। अब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, 12 कोटा और अच्छा नहीं पाई जाती है, सॉरी नहीं पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोटा बूंदी, कोटा 12, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो वैसे तो ये झालावाड़ के साथ थोड़ी बांसवाड़ा भी ले लो, बाकी बीकानेर, चूरू। और एक प्रश्न अटेम्प्ट करने के बढ़िया तरीका तुम्हें ये बताता हूं, 3 ऑप्शन तो होंगे एक जैसे, एक ऑप्शन होगा अलग, वही उसका आंसर होगा। जो ऑड है, जो अलग है, वही उसका राइट आंसर होगा। आगे देखो, वर्टिसॉल, ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र। राजस्थान के अंदर जो पलास के वन, पलास को हम कहते हैं जंगल की ज्वाला। बताओ, जंगल की ज्वाला ये कहां पाई जाती है? ये पेड़ कहां पाए जाते हैं? जंगल की आग कह दो, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये पलास के पेड़, पलास के जंगल कहां पाए जाते हैं? साइंस वाली क्लास की पीडीएफ राहुल सर वाली आज भेजूंगा बेटा, है ना, आज भेजूंगा मैं, ठीक है, आज भेजूंगा, अभी जस्ट इस क्लास के तुरंत बाद में। और मैं काम वाम आ जाओ तो मन थे व्हाट्सएप कर दिया करो, 8955982723। सर जी पीडीएफ, तो मैंने इतने काम रहते हैं मेरे साथ, और 10 बच्चों के एक साथ व्हाट्सएप आते हैं, तब मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं। और तुम लोग ही तो जो मुझे याद दिलाते हो कई काम, ठीक है, तो याद दिलाया करो। तो आपके अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, अरावली वाला, अरावली के मध्य वाला और उस तरफ वाला पूर्वी राजस्थान की तरफ पलास के पेड़ पाए जाते हैं। वह वृक्ष जिनसे कत्था निकाला जाता है, ये सीट स्नातक के अंदर भी आया था, है ना। तो कत्था आपके खैर के पेड़ों से निकाला जाता है। कहां से? खैर के पेड़ है, उससे कत्था निकाला जाता है। खैर के पेड़ से क्या निकाला जाता है? कत्था। अगला क्वेश्चन आपके कनक सागर, कनक सागर जो अभ्यारण्य है वो कैसा है? कनक सागर की बात करें, एक रामसर स्थल है, या काले हिरणों का अभ्यारण्य है, कि बाघ अभ्यारण्य है, कि पक्षी अभ्यारण्य है? कनक सागर क्या है बताओ? कनक सागर क्या है? कनक सागर की बात करें, एक पक्षी अभ्यारण्य है, आखेट स्थल हुआ करता था राजाओं का, बूंदी की हाड़ा चौहानों की संबंधित। कनक सागर की बात करें तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? कनक सागर बूंदी के अंदर है। जो भी अभ्यारण्य है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और वर्तमान में एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, यहां शिकार नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन भी याद रखना। ये और झील भी है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, आपके कहां पर हो गया? करौली। सांपों की शरण स्थली के रूप में 1983 के अंदर शेरगढ़, और शेर कहां रहता है गुरुजी? शेर तो घर में कोई नहीं रहता, घर से बाहर रहता है गुरुजी, घर से बाहर रहता है मारा के अंदर, और इसे हम कहते हैं सांपों की शरण स्थली। जीके वाले प्रश्न पे ज्यादा टाइम ले रहा हूं, बाकी वाले प्रश्न मैं फटाफट कराऊंगा, ठीक है। एक बार कर दो शेयर सभी बच्चे। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 के अंदर है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 के अंदर, ये आपके गमदर शिकार गोदी भी यहीं पर स्थित है। 1983 के अंदर इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और गमधर शिकारगाह एक स्थान है, ये यहां पर स्थित है, गमदर 12 के अंदर। यहां इनको थोड़ा सा सुमेलित करना है दिए गए ऑप्शन को। देखो, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का वह जिला जहां सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन है, तो एक गंगानगर याद रखना। कपास उत्पादन के अंदर भी गंगानगर, हनुमानगढ़ का नाम आता है, लेकिन हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करता है। नरमा किसकी फसल है? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। कमेंट बॉक्स में बताओ रे फटाफट,
एक भी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ सर अभी तक। वाह, दिल खुश कर दिया छोरे, वाह भाई वाह, शाबाश, बढ़िया तैयारी है, घनी चौकी तैयारी है। शेयर कर दे। ए के सामने 3 है गुरुजी, और बी बाजरो अलवर। चावल की बात करें तो सी के सामने 2 भीलवाड़ा। अभी बताया था मैंने, ये दक्षिणी राजस्थान वाले जिले जहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है, वहां पर लाल लोमी मिट्टी, वहां पर आपके चावल मक्का ये होते हैं ज्यादा। और मक्का की बात करें तो फिर सॉरी चावल की बात करें तो ये आपका सी के सामने बूंदी हो जाएगा, और मक्का की बात करें तो ये मेवाड़ हो जाएगा। मक्का दक्षिणी राजस्थान से ही है, मक्का दक्षिणी राजस्थान, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बीकानेरी नरमा और मालवी। अब ये प्रश्न तो वैसे सीटी ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था, अब वापस से पूछा जा सकता है कि नरमा किसकी फसल है, कपास की फसल है। जहां हनुमानगढ़ जिला है वो सबसे ज्यादा कपास उत्पादक जिला हो जाता है। अब ये पशु नस्ल आपको यहां पर सुमेलित करनी है। गाय की नस्ल कौन सी है? गाय की नस्ल जैसे मुर्रा, सुरती, किसकी है? देखो, एक के सामने 2, गाय तो रानी है, गिर है, थार पार करे गाय है। ठीक है गुरुजी, एक के सामने 2 और ये 2, आंसर नंबर 3 सही। मतलब देखते ही आंसर सही है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम AK-47 की गोली और गुरुजी की बोली सीधा सीना चीरते हुए निकलती है। गुरुजी सीधा आंसर पड़ी है। बी के सामने गुरुजी 3 है, हाँ मुर्रा है, सुरती है, मैसाना है। भेड़ की बात करें तो ये आपके नाली है, पुंगल है। हाँ, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पुंगल किसकी नस्ल है? पुंगल, मगरा, ये चौकला, ये सब भेड़ है। कौन है? भेड़ है। और बकरी है, बरबरी है, जमुनापरी है, बरबर करती रहे है, ये सब उसकी याद कर। लोही, ये सब बकरी की नस्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो नस्ल से पूछा जाएगा। अब तांबा खनिजों, राजस्थान की इकोनॉमी से भी क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। मैं एक भी क्लास वर्दी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि व्यूज के लिए क्लास व्यूज के लिए कभी नहीं लाता हूं। व्यूज अपने आप आते हैं क्योंकि कंटेंट मिलता है, माल मिलता है बच्चों को, और एग्जाम में क्वेश्चन हुबहू आते हैं तो बच्चा अपने आप देखता है। ठीक है, अब लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि इतना क्यों आते हैं सर के, भाई मेहनत करके क्लास लेके आए, एक टॉपिक कवर किया है। अलवर क्षेत्र के अंदर जो तांबा का जो क्षेत्र है वो भगोनी है, और बी डूंगरपुर के अंदर पादरा की पहाड़ है, बहुत फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट है पादरा की पहाड़। और शी यानी झुंझुनू के अंदर आपका मदन कुदान है, और शिकर के अंदर बालेश्वर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर इसमें अंदर राइट हो गया। आंसर नंबर कौन सा राइट हो गया? ए आंसर इसमें सही हो गया। था सके सर ऐप में कैसे कोर्स ले? ऐप का लिंक वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, और तेरे को जो कोर्स लेना है वो उस पर क्लिक करके ऐप में घूम के आजा, बढ़िया कोर्सेज पर क्लिक करना, सब चीज मिल जाएगी। फ्री नोट चाहिए तो भी ऐप में उपलब्ध है। ठीक है, कहने की भी बात नहीं। अगला आंसर बताओ फटाफट सभी बच्चे यहां पर, कि राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो कितने जिलों में फैला हुआ है, यह बताओ। 14 जिले हैं कि 16 जिले हैं? दोनों आंसर सही है, 14। देखो 4 पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं जिनकी मैं बात करूं तो एक तो जैसलमेर बेसिन हो गया, बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया, जैसलमेर, तुम लोग आंसर बताओ फटाफट। जैसलमेर बेसिन हो गया, बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया, बाड़मेर सांचौर बेसिन। एक हाड़ौती वाला हो गया, बाड़मेर सांचौर बेसिन। एक आपके हाड़ौती वाला हो गया, और एक आपका बीकानेर नागौर हो गया। बीकानेर नागौर बेसिन, और एक आपका हो गया हाड़ौती बेसिन। ये 4 बेसिन के अंदर आपके टोटल कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हाड़ौती बेसिन को हम विंध्य बेसिन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विंध्य बेसिन। और टोटल जिलों की संख्या है 14 है। लखनऊ लाडा 14 बता रहे हो, शाबाश। था सगला को एग्जाम निकले, हमारा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया तैयारी है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो बस अपने चैनल को, और हमेशा कक्षाएं दूंगा बढ़िया बढ़िया। ये मंडियां हैं कुछ यहां पर सुमेलित करना है आपको। जैसे ऊन मंडी आप सबको पता है कहां की, बीकानेर की है, तो ऊन सबसे ज्यादा होता है। तो ए के सामने 2 आएगा गुरुजी, ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने 2 आएगा, सीधी सी बात है, ए के सामने 2 आएगा। बी यानी संगमरमर की मंडी है वो आपके किशनगढ़, संगमरमर की मंडी वो किशनगढ़। और सी यानी कि राजस्थान का कानपुर किसको कहते हैं? कोटा को कहते हैं। गारमेंट यानी वस्त्र, गारमेंट मतलब वस्त्र, और ये भीलवाड़ा है। गारमेंट वस्त्र टेक्सटाइल, ये भीलवाड़ा। और सी के सामने 4 आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? ये टेक्सटाइल, गारमेंट, वस्त्र, एक ही बात है, ये भीलवाड़ा हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की और बात करें। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पहले जो सीमेंट की फैक्ट्री है वो कहां लगाई गई थी? राजस्थान में पहली सीमेंट की फैक्ट्री कहां पर लगाई गई थी? शाबाश, पूरा पेपर जो एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग है वो सॉल्व करवा रहा हूं यार। 2000 लाइव हो चुके हैं, एक बार करो शेयर सभी बच्चे। लाखेड़ी बूंदी के अंदर जो सबसे पहले सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई थी 1915 के अंदर, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो 1915 में लगाई गई थी, लाखेड़ी बूंदी के अंदर लगाई गई थी, और एक क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा, क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा, क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। ये याद रखना, लाखेड़ी बूंदी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो कि 2011 देखो जनगणना से संबंधित प्रश्न आएगा कि ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात, मतलब ग्रामीण बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से लेकर के 6 वर्ष की जो आयु के बालक बालिका है ना, बालक का बालिका से अनुपात जो देखा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बाल लिंगानुपात। क्या पूछा गया है? ग्रामीण बाल लिंगानुपात के बारे में प्रश्न है। तो ग्रामीण बाल लिंगानुपात कितना है? वह आपका कितना हो जाता है? ग्रामीण बाल लिंगानुपात आपका हो जाता है 892। 892 ग्रामीण बाल लिंगानुपात है, 874 शहरी लिंगानुपात है। यह है शहरी, भाई लिखो इसको, है ना, अच्छा प्रश्न है। शहरी बाल लिंगानुपात, शहरी बाल लिंगानुपात तो 874 है। गांव में फिर भी पोजीशन ठीक है, थोड़ी सी बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, भ्रूण हत्या कम है।